हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर नंबर 13 जो कि सीमा और अवकलज है। उसमें देखिए एक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, सीमाएं। आपको सीमाओं को सॉल्व करना भी बताया था कि हम 0/0 के रूप में जो सीमा होती है उसको किस प्रकार सॉल्व करती हैं। आज देखिए इसी चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है यानी कि अवकलज। देखिए पूरा चैप्टर है सीमा और अवकलज, तो पहला टॉपिक तो सीमा था, मैंने कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक है अवकलज यानी कि डेरिवेटिव। इसकी शुरुआत में आज कर रहा हूं। इसकी शुरुआत करने से पहले आपको देखिए अवकलज का परिचय भी करवाना है, यानी कि अवकलज होता क्या है। तो देखिए अवकलज की शुरुआत मैं करूंगा आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से, और एग्जाम्पल भी मैं एक लेता हूं जो आपने देखिए छोटी क्लासेस में पढ़ा। मैं आपके सामने देखिए एक सूत्र लिखता हूं। हम किसी वस्तु की जब चाल निकालते हैं, अगर वो वस्तु गतिमान है तो उसकी चाल जब हम निकालते हैं तो चाल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो आप लोगों ने देखिए छोटी क्लासेस में पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी गतिमान वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको दूसरी तरीके से भी देखिए बताता हूं। ये देखिए दूरी में परिवर्तन होता है। जो हम चली गई दूरी निकालते हैं इसका मतलब वो क्या होता है? दूरी में परिवर्तन। मैं चलिए आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है एक सरल रेखा में। ये एक वो सरल रेखा में गतिमान है। मान लीजिए पहले वस्तु की स्थिति यहां थी, ये था प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने स्टार्ट किया। चलिए मैं इसको ओ बिंदु मान लेता हूं, यानी कि ओरिजिन। वस्तु ने देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया और वो कुछ समय के बाद इस बिंदु पर पहुंचता है। इसे मैंने देखिए ए बिंदु मान लिया। इसे मैंने जो बिंदु माना वो क्या माना? ए। अब देखिए यहां से देखिए ए बिंदु तक पहुंचने में इसे कुछ समय तो लगा ही होगा, तो चलिए इस समय को मैंने टी समय मान लिया। मैंने यहां नीचे ब्रैकेट में लिख दिया है, ये टी समय में बिंदु ओ से स्टार्ट होकर बिंदु ए तक पहुंचा। तो इतने समय में इसने दूरी भी तय की, चली गई दूरी। चलिए मैं इसको चली गई दूरी को एस मानता हूं। यानी जब इसने देखिए यहां से स्टार्ट किया और जब ये ए बिंदु तक पहुंचा, तो मान लीजिए इसने टी समय में ये दूरी तय की। इस दूरी को मैंने एस दूरी माना। अब चलिए फिर थोड़ा सा और इसने आगे गतिमान, यानी कि गतिमान कण है, थोड़ा ये अगले बिंदु पर पहुंचता है। मान लीजिए ये बी बिंदु तक आता है और फिर यहां से यहां तक, यानी टोटल समय है देखिए ओ से लेके जो ए तक का समय है वो है टी। अब ओ से लेके बी तक का समय वो टी से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसे यहां से यहां तक पहुंचने में इससे ज्यादा ही समय लगा होगा। तो मान लीजिए इसे जो समय लगा वो मैं मानता हूं टी प्लस के। और यहां पे के ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, थोड़ा सा सूक्ष्म समय अंतराल है। मान लीजिए इसे 5 सेकंड लगे थे, यहां तक पहुंचने में इसे 5.01 सेकंड लगे। इस तरीके से मानते हैं। तो बी तक का जो समय है, ओ से लेकर बी तक का समय, वो है टी प्लस के सेकंड। ओ से ए तक का समय वो टी सेकंड, ओ से बी तक का समय वो है टी प्लस के। तो इसका मतलब देखिए मैं यहां एरो लगाता हूं, ए से लेके जो बी तक का समय है, ए से लेके कहां तक का समय? बी तक का समय, वो हम इसमें से इसे घटा के ही निकालेंगे, क्योंकि ये टी सेकंड और ये कितना? टी प्लस के। तो ये समय कितना बचा? टी प्लस के माइनस के टी। टी से टी कट गया, कितना बचा? के सेकंड। मैं यहां लिख देता हूं
k सेकेंड। अब मान लीजिए O से लेके जब ये B तक पहुंचा है तो यहां तक की कोई ना कोई दूरी तो होगी और वो S से ज्यादा ही होगी। अगर ये दूरी S है इसका मतलब ये दूरी S से ज्यादा ही होगी, तो मैंने इसको माना S प्लस H। यहां भी देखिए H ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, बहुत सूक्ष्म राशि है। जैसे मैंने यहां कहा था K सूक्ष्म राशि है, H भी सूक्ष्म राशि है। तो इसका मतलब यह है, अब आप लोग देखिए ये भी देख सकते हैं, जो A से B तक की चली गई दूरी है, A तक की दूरी तो S है और B तक की दूरी S प्लस H, तो A से B तक की दूरी S प्लस H माइनस के S से S कट गया, कितना बचा H। चलिए मैं इसको मीटर में मान लेता हूं। तो इसका मतलब देखिए ये है, जो A से लेके B तक की चली गई दूरी है, वस्तु द्वारा A से लेके B तक चली गई दूरी वो कितनी है H, और A से B तक जो इसने समय लिया, H दूरी चलने में जो इसने समय लिया वो कितना है K। ये हमारी चाल ही निकल के आएगी, यानी कि दूरी बटे समय, यानी चली गई दूरी इतने समय अंतराल में, कितने समय अंतराल में K समय अंतराल में, K समय अंतराल में जो चली गई दूरी है वो कितना है H। तो ये आप लोगों ने देखिए यही पढ़ रखा है, ये चाल होती है। लेकिन मैं ये बात आपसे कहता हूं, आपकी देखिए ये जो H आपने निकाला ये दूरी में परिवर्तन है, ये दूरी में क्या है परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पहले दूरी देखिए चली गई दूरी कितनी थी S, फिर चली गई दूरी कितनी है S प्लस H, तो यहां से यहां तक की जो दूरी में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ H। A से B तक की जो चली गई दूरी है, इसका मतलब है वस्तु की दूरी में जो परिवर्तन है वो कितना हुआ H मीटर। लेकिन कितने समय अंतराल में K सेकंड में। A से B तक का जो लिया गया समय है वो कितना है K सेकंड। तो दूरी में परिवर्तन वो तो देखिए ये है, ये क्या है दूरी में परिवर्तन। लेकिन जब हमने इसे समय अंतराल से भाग कर दिया तो ये हुआ दूरी में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की दर वो कहलाती है चाल। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में परिवर्तन की दर, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यानी चाल को जो हम कहते हैं, आप लोगों ने तो केवल सूत्र की तरह पढ़ रखा था, लेकिन चाल जो होती है वो दूरी में परिवर्तन की दर होती है, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसका मतलब यह हुआ समय के सापेक्ष किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन की दर वो कहलाती है वस्तु की चाल। आप लोगों ने केवल देखिए सूत्र ही पढ़ लगा था, लेकिन अब मैंने आपको यह परिवर्तन की दर के रूप में बताया, किसी वस्तु द्वारा दूरी में परिवर्तन की दर, चली गई दूरी में परिवर्तन की दर, लेकिन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, इसको हम कहते हैं चाल। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने यही चीज क्यों बताई इस समय पे, क्योंकि मुझे जो टॉपिक कराना है वो क्या कराना है, अवकलज। तो अवकलज जो होता है वो भी परिवर्तन की दर ही होती है, लेकिन ये फलन के परिवर्तन की दर होती है। जो भी हमें फलन दिया गया होता है उसके परिवर्तन की दर चर के सापेक्ष वो कहलाती है अवकलज। उस फलन का, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक फलन आपको दे रखा है fx, आप लोगों ने देखिए यही पढ़ रखा है, एक फलन है fx जहां पे चर क्या होता है x। देखिए ये तो फलन है, मैं आपको एरो लगा के लिख देता हूं, fx तो एक फलन है, लेकिन ये किस पे निर्भर है, चर x पे। तो जो चर है वो यहां पर x है,
अब मैं चलिए एक बात आपसे कहता हूं, स्टार्टिंग में जो चर का मान है वो आपका चलिए x ही है, या चलिए मैं पहले y से एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए जो फलन है fx वो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो फलन का मान है वो किसके इक्वल है, y के। चर तो आपका x ही है, जब हम इसमें x का मान रखते जाते हैं तो y का मान निकलता आएगा। fx आपको कुछ भी दे सकते हैं, कभी fx इक्वल टू x ही दे देते हैं, कभी x स्क्वायर होता है, कभी log x दे दिया, कभी sin x दे दिया, तो जो मान हम रखते चले जाएंगे y का मान निकलता चला जाएगा। अब मान लीजिए पहले प्रारंभ में जो चर का मान था वो था x1, प्रारंभ में चर का मान कितना था x1, तो जब हम इसमें x1 रखते हैं तो y1 का मान ही निकल के आएगा, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1। दोबारा देख सकते हैं, मान लीजिए पहले चर का मान x1 है, ये तो कुछ भी हो सकती है, चर के बहुत मान हो सकते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में चर का मान है x1, हमने x1 इसमें रख दिया तो एफ एक्स1 वो y1 का मान निकल के आया। अब मान लीजिए कुछ समय के पश्चात चर का मान हो गया x2, तो मैंने इसमें रखा तो फलन का मान कितना हो गया y2 इज इक्वल टू एफ एक्स2, क्योंकि ये मान भी बदलेगा, वो मैंने y2 मान लिया, पहले जो मान था उसे मैंने y1 माना। अब जब चर का मान बदला तो फलन का मान भी बदलेगा, उसे मैंने क्या मान लिया y2। तो जो फलन में परिवर्तन हुआ, जो फलन के मान में परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ y2 माइनस y1। मान लीजिए पहले y1 था फिर हो गया y2, तो इसके फलन के मान में परिवर्तन कितना हो गया y2 माइनस y1, ये हुआ फलन के मान में परिवर्तन। लेकिन फलन के मान में जो परिवर्तन है, अगर हम देखते हैं चर के सापेक्ष कि चर के मान में कितना परिवर्तन हुआ, तो चर तो आपका ये है, पहले x1 था मान, बाद में कितना हो गया x2, परिवर्तन कितना हो गया x2 माइनस x1, वो हमने यहां रख दिया। तो चर के सापेक्ष यानी जो चर में परिवर्तन है, चर के सापेक्ष फलन का जो परिवर्तन है ये कहलाएगी फलन के परिवर्तन की दर। चर के सापेक्ष फलन के मान में जो परिवर्तन है तो ये कहलाती है फलन के मान में यानी फलन के परिवर्तन की दर, और इसी को हम कहते हैं अवकलज, वो भी किसका, फलन का अवकलज। मैं आपको मान भी रख देता हूं, y2 का मान कितना है एफ एक्स2 और y1 का मान कितना है एफ एक्स1 बटे x2 माइनस x1। ध्यान से देख लें, फलन के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, चर के सापेक्ष, तो यह कहलाएगा फलन के परिवर्तन की दर। क्या कहलाएगा, फलन के परिवर्तन की दर, और वो भी किसके सापेक्ष, चर के सापेक्ष। तो इसको हम कहते हैं फलन का अवकलज, यानी कि फलन का अवकलज भी कह सकते हैं, अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको समझाया, इसी की सहायता से सूत्र भी निकलेगा, मैं इसी को एक कंटिन्यू करूंगा आगे। कैसे, मान लीजिए मैं आपसे ये बात कहता हूं x1 का मान वो x ही है, मान लीजिए x1 का मान वो कितना है x, तो मैंने आपको यही चेंज कर दिया, तो y1 का मान भी कितना हो गया fx, y1 का मान भी कितना हो गया fx। चलिए मैंने इसे y ही मान लिया क्योंकि ये तो आपको फलन दे ही रखा है। मान लीजिए x1 का मान x है तो fx वो y ही हो गया। अब मान लीजिए जो ये थोड़े समय अंतराल के बाद चर का जो मान है वो x2 हो गया, तो मैं x2 को थोड़ा परिवर्तन मानता हूं। मान लीजिए इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ तो मैं ये मानता हूं ये x प्लस h हो गया। पहले x था, थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो इसे मैंने x प्लस h मान लिया। h बहुत सूक्ष्म राशि है, तो y2 का मान कितना हो गया fx प्लस h। यहां देखिए
एफ एक्स प्लस एच। इसका मतलब ये सूत्र भी मेरा बदलेगा। कैसे? मैं देखिए इसको आगे ही लिख के दिखाता हूं। अब ये मान x2 देखिए कितना है, x प्लस एच, तो मैंने ये लिख भी रखा है, ये हो गया एफ एक्स प्लस एच, माइनस x1 का मान वो x ही है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे x2 का मान कितना है, x प्लस एच, माइनस x1 का मान कितना है, वो x। कोई टिपिकल काम नहीं था, जो ये सूत्र था मैंने x1 की जगह x रख दिया और x2 की जगह क्या रख दिया, x प्लस एच। इसमें x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल के आया हमारा मान, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच। अब आप लोग ये सोचेंगे इसमें h मैंने आपको कई बार बताया है, ये तो बहुत सूक्ष्म राशि होती है, तो इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब ही यह है h का मान 0 के बहुत समीप है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था h का मतलब है बहुत सूक्ष्म राशि जो शून्य के समीप होती है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h शून्य की तरफ अग्रसर है। तो ये जो मैंने आपका सूत्र लिखा इस समय, हम इसी को कहते हैं एफ एक्स का अवकल गुणांक, जिसे हम एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एफ एक्स का अवकलज, और अवकलज को हम अवकल गुणांक भी कहते हैं। तो फलन एफ एक्स का जो अवकल गुणांक है एक्स के सापेक्ष, उसका सूत्र जो मैंने आपको बताया वो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच, यानी कि चर के सापेक्ष फलन के मान में जो परिवर्तन की दर होती है उसे कहते हैं फलन का अवकल गुणांक। और यही आपको इसमें पढ़ना है कि फलन का अवकलज या अवकल गुणांक किसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं जितना आपको मैंने समझाया उसको मैं आपको परिभाषा के रूप में लिख के बताता हूं। तो ये देखिए मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था उसको एक परिभाषा के रूप में लिख के दिखाया। यदि एफ एक्स एक्स के वास्तविक मानों के लिए परिभाषित एक फलन है, देखिए ये फलन कुछ भी हो सकता है, ये बहुपदीय फलन भी हो सकता है, त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, लघु गुणकीय फलन हो सकता है, बीजगणितीय फलन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो यदि एफ एक्स एक्स के वास्तविक मानों के लिए परिभाषित एक फलन है, तब एक्स के सापेक्ष एफ एक्स के अवकलज यानी कि अवकल गुणांक को निम्न रूप में परिभाषित करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बटे एच। ये जो सूत्र होता है इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आता है वो फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक कहलाता है, और फलन एफ एक्स के अवकल गुणांक को हम एफ डैश एक्स से निरूपित करते हैं। मैंने देखिए नीचे लिखा भी है, जहां एफ डैश एक्स फलन एफ एक्स का अवकल गुणांक कहलाता है। इस सूत्र को हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत सूत्र। क्या कहते हैं इस सूत्र को? प्रथम सिद्धांत सूत्र। मैं चलिए यहां कोष्ठक में लिख देता हूं, इस सूत्र को जो हम कहते हैं ये कहते हैं प्रथम सिद्धांत, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल। अब एक बात चलिए आपको ध्यान दिलाता हूं, अगर मैं सीधा h का मान 0 रखता हूं तो ये x प्लस 0 ये तो x ही हो गया, इसका मतलब ये तो एफ एक्स ही हुआ। एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और h का मान भी कितना है 0, तो ये 0/0 के रूप में है। लेकिन जब हम 0/0 को सॉल्व करेंगे, अब वो गुणनखंडों की सहायता से भी करना पड़ सकता है,
मानक सीमाओं की सहायता से भी करना पड़ सकता है। तो जो सॉल्व होके हमारा आंसर आएगा, यानी जब हम 0.0 को बिल्कुल हटा देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा फलन f(x) का अवकल गुणांक। और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष फलन f(x) का अवकल गुणांक वो हमारा इस सूत्र की सहायता से निकल के आएगा, और उसको हम जो प्रेजेंट करेंगे वो कहेंगे f'(x) से। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसको f'(x) से निरूपित करना है, यानी f'(x) ये f(x) का अवकल गुणांक है, जिसे हम अवकलज भी कहते हैं। अब देखिए एक बात और, जो मैंने यहां अवकलज लिखा वो हम इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो हम अवकलज को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि f'(x) इक्वल टू d/dx f(x). d का मतलब डेरिवेटिव, यानी कि अवकलज किसका? f(x) का। f(x) का अवकलज किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं d/dx। तो d का मतलब है डेरिवेटिव किसका? f(x) का। तो f(x) का डेरिवेटिव यानी f(x) का अवकल गुणांक या अवकलज, अपॉन dx का मतलब x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष f(x) का अवकलज यानी कि अवकल गुणांक वो ये होता है f'(x). उसे हम इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं। अब देखिए जब हम इस सूत्र को जब सॉल्व करेंगे, यानी 0.0 को जब हम हटाते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया जो हमारा सॉल्व करना होता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अवकलन। यानी कि f'(x) जो हम ज्ञात करते हैं, मैं आपको लिख देता हूं, f'(x) ज्ञात करने की प्रक्रिया वो कहलाती है अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। अवकलन कहलाती है। यह हुआ देखिए आपका कंप्लीट। यानी अवकलन जो हम कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जब हम सॉल्व करेंगे, ये पूरा मेथड यानी कि क्वेश्चन, तो जो हमारा आंसर आता है, तो ये आंसर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ये पूरा सॉल्व करना, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। किसी फलन का अवकल गुणांक निकालने की प्रक्रिया वो अवकलन कहलाती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि अवकलज क्या होता है, लेकिन भिन्न भिन्न फलन होते हैं, जैसे कि sin x होता है, cos x है या log x है, e⁻x है। इनके अवकलज क्या क्या होते हैं, तो वो प्रथम सिद्धांत की सहायता से ही निकल के आएंगे। जितने भी अवकलज होंगे वो किसकी सहायता से निकल के आएंगे? प्रथम सिद्धांत की सहायता से। वो मैं आपको देखिए अगली वीडियो में बताऊंगा। जितने भी फलन होंगे उन सबके अवकलज निकालना। तब तक के लिए नमस्कार।